हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10th में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आप हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं और आप जो है अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जड़, बी में रंध्र और सी में है तना और डी में टहनी। तो दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान किससे होता है। तो दोस्तों, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जल का परिवहन, बी में है भोजन का परिवहन और सी में है अम्ल का परिवहन और डी में है ऑक्सीजन का परिवहन। तो दोस्तों, जाइलम जो है ना उत्तरदायी जो होता है, ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जल का परिवहन के लिए। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, फ्लोएम जो है ना भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कुटपात, बी में परिवहन और सी में है भोजन राजधानी और डी में आपका दिया हुआ है केंद्रक। तो दोस्तों, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो दोस्तों, अमीबा जो है ना कुटपात के द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किसमें द्विखंडन होता है। तो दोस्तों, अमीबा में जो है ना द्विखंडन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों हरा किसके कारण होता है। तो दोस्तों, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होता है वो हरा किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, बी में फ्लोरीन और सी में है मैग्नीशियम और डी में है लौह अयस्क। तो दोस्तों, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होता है वो हरा जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और पांचवा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। तो दोस्तों, मछलियाँ जो है ना किस अंग से श्वसन करती है। ऑप्शन ए में है फेफड़ों से, बी में है ट्रेकिया से और सी में है यहाँ पे आपका होगा कोशिका झिल्ली से और डी में है गिल्स से। तो दोस्तों, मछलियाँ जो श्वसन करती है ना, उसका अंग जो होता है वो आपका गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, मनुष्य जो श्वसन करती है फेफड़े से करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि गिरहनी भाग होता है। तो दोस्तों, गिरहनी भाग जो होता है ना वो आपका किसका होता है, मुख्य गुहा का होता है या फिर अमाशय का होता है या फिर छोटी आंत का, और डी में है बड़ी आंत का। तो दोस्तों, ये गिरहनी भाग जो होता है ना छोटी आंत का होता है।
ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें हम लोग टोटल बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है ना वो आपका क्या होता है, पुंकेसर होता है या फिर अंडाशय होता है या फिर वर्तिकाग्र होता है और डी में है वर्तिका। तो दोस्तों फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उच्च रक्तचाप, बी में मधुमेह और सी में घेंगा और डी में है बौनापन। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह रोग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी 99वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली एक प्रकार का अर्धपारगमय झिल्ली होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्धपारगमय झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली होता है, अर्धपारगमय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं तो या कोष्ठ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 निलय और 2 आलिन करके टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या फिर 4 वेशम पाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों रक्त जो है ना यानी कि ब्लड किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, बी में है प्लेटलेट्स और सी में प्लाज्मा और डी में लसिका। तो दोस्तों रक्त जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में HBB कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। तो दोस्तों हरे पौधे यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कौन सा पोषण होता है यानी कि किसके द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो दोस्तों हरे पौधे जो है ना अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं यानी कि स्वयं बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। और दोस्तों हम लोग जो है ना दूसरे की सहायता से पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है ना विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केचुआ, बी में है कुत्ता और सी में है बकरी और डी में आपका दिया हुआ है शेर। तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु में क्या होता है, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। दोस्तों केचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु के उदाहरण है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केचुआ। इसमें हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस 30 ऑब्जर्व प्रश्न को ध्यान से अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से मालूम था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे ये 14वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बताइए यहाँ पे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में है 4। तो दोस्तों जनन जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों ये शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विरसन में, बी में है पित्तपिंड में और सी में हृदय में और डी में फेफड़ा में। तो दोस्तों ये शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना विरसन में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है।
और एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि नर में कितने जोड़े वृषण पाए जाते हैं। तो दोस्तों नर में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों स्त्रियों में जो है ना 2 अंडाशय होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 2। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पपीता, बी में है सरसों और सी में है उड़हुल और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण जो होगा ना पपीता होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऑक्सीजन, बी में एथिलीन और सी में साइटोकाइनिन और डी में है जिबरेलिन्स। तो दोस्तों हम लोग जो है ना एथिलीन का उपयोग फल पकाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये जो चारों देखने को मिल रहा है ना, ये आपका चारों जो है ये आपका हार्मोन है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों पेड़ पौधों में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ना ऑक्सीजन होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तंत्रिका कोशिका, बी में हृदय कोशिका और सी में मस्तिष्क कोशिका और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना वो आपका तंत्रिकी कोशिका होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जनन ग्रंथि, बी में पीयूष ग्रंथि और सी में किडनी और डी में आपका दिया हुआ फेफड़ा। दोस्तों शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है ना हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रतौंधी, बी में स्कर्वी और सी में रेबीज और डी में आपका दिया हुआ घेंगा। तो दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग पनपता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घेंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ टीबी, बी में मधुमेह और सी में एनीमिया और डी में है उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों रक्त में जो आयरन की कमी से जो रोग होता है ना वो आपका एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि रक्त में पीएच का मान कितना होता है। दोस्तों रक्त में जो पीएच का मान होता है ना वो आपका 7.4 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों आनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डार्विन को, बी में हेरोल्ड को और सी में मेंडल को और डी में आपका दिया हुआ है न्यूटन को। तो दोस्तों आनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों मेंडल को हम लोग जो है ना आनुवांशिक का पिता कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बार आपका ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए इसको अच्छी तरह से कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना 23वें जोड़े गुणसूत्र पाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 23वें जोड़े। और एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है।
तो दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना 46 होती है। यानी कि टोटल मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं 46। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है तो 23 जोड़ी पाई जाती है। और ऐसे में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है 46 होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों पुरुषों में जो है ना XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों स्त्रियों का जो लिंग गुणसूत्र होता है ना XX होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डार्विन, बी में ओपेरियन और सी में लेमार्क और डी में है न्यूटन। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे थे ना डार्विन लिखे थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं ना वो आपका साफ जल में पनपता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को गलत नहीं करना है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना वो साफ जल में पनपता है। आप लोगों को गंदा जल नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर जो है ना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। दोस्तों साफ जल में पनपता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप जो है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों ये AB ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा AB। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन है। तो दोस्तों मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन है। ऑप्शन ए में पक्षी, बी में है मछली और सी में है चिंपैंजी और डी में है बिल्ली। तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे करीबी संबंध है ना वो आपका चिंपैंजी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों पादपों में पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन है ना वो आपका ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स। तो दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में है सूती वस्त्र, बी में सीमेंट और सी में है चीनी और डी में है जूट। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि कौन सा उद्योग जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी साथ में बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो प्लीज़ उस प्रश्न को कॉपी में नोटबुक में नोट करके याद कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।